नमस्कार साथियों, रिपब्लिक एजुकेशन में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुल 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जैसे यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, दिल्ली अधीनस्थ टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इन सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। तो साथियों, देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो साथियों, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में द्विसदनी विधानमंडल अस्तित्व में है। इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। लोकसभा के 20% सदस्यों से, लोकसभा के 10% सदस्यों से, लोकसभा के 15% सदस्यों से, लोकसभा के 25% सदस्यों से। तो मित्रों, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों अर्थात मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था, परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार से साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 368 में। तो मित्रों, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। साथियों, इसके 2 अभिप्राय होते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्य के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहीं भी वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, 9 माह से अधिक। तो साथियों, संसद के सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र के बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विशेष बैठकें आहूत की जा सकती हैं समय समय पर। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह से अधिक। नेक्स्ट, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है?
A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, T.M.A. पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती। इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश हुआ। तो इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो मित्रों, जब संविधान तैयार या लागू किया गया था उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उसमें समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए अम्बुड्समैन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। साथियों, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु अम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। इसके वर्तमान अध्यक्ष या प्रमुख के दिनेशन है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। उस समय यह 7 सदस्यीय संस्था थी, किंतु 2001 में केरल पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसका प्रमुख बन सकता है। इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? लाहौर, बंबई, कराची, मद्रास। तो मित्रों, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को,
BN राव को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता है। तो इसलिए साथियों, आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? वैलेंटाइन चिरोल, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। साथियों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति माने जाते थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां के ये मेधावी छात्र थे। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? 2 माह तक, 3 वर्ष तक, संसद की कार्य अवधि तक, अनिश्चित काल तक। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, लेकिन भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित काल तक। लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की टुकड़ी किनके बारे में बताती है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो साथियों, आप जानते हैं लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की टुकड़ी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है अरविंद घोष से, जयप्रकाश से, एमएन राय से, अंबेडकर से। मित्रों, वैज्ञानिक मानववाद की धारणा एमएन राय से संबंधित है, जिसे नव मानववाद की भी संज्ञा दी जाती है। नव मानववाद प्रकृति के दर्शन, तत्व व आत्मा के दर्शन का संगम है। इसमें मुख्य जोर मनुष्य की स्वतंत्रता पर है। नव मानववाद स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं में आस्था रखता है तथा उसे किसी भी ऐसी विचारधारा से नहीं बांधना चाहता जिसके लिए वह पूर्व नियोजित लक्ष्य ही जीवन ध्येय हो। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएन राय। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 32, 33,
34, 35। मित्रों, कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का अपना अध्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार कुल विभागों की संख्या 34 प्राप्त होती है। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य अष्टादश तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेशिक, समावहर्ता, सन्निधाता, नायक इत्यादि होते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। नेक्स्ट, कौटिल्य की खट्गुल नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, मैत्री, विग्रह। तो साथियों कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया था तथा राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उन्होंने खाद्य गुण नीति अर्थात 6 फोल्ड थ्योरी को अपनाया था, जिसके निम्न अवयव हैं जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, दद्धि, भाव। तो मित्रों, संधि अर्थात दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना, विग्रह एक दूसरे राज्य के विषय में दुराग्रह फैलाना, यान जिसका तात्पर्य होता है आक्रमणकारी नीति अपनाना, आसन अर्थात विशेष परिस्थिति में मौन रहना, संश्रय अर्थात दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण कर देना, द्वैधी भाव का तात्पर्य होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि अर्थात दोहरी नीति अपनाना। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्री। चूंकि कौटिल्य के खट्गुल नीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव इनका वर्णन है, लेकिन मैत्री का वर्णन नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र। तो साथियों अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकारी है। यह पुस्तक 15 भागों एवं 180 प्रकरणों तथा 150 अध्यायों में विभक्त है तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, गांधी विश्वास करते थे साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं। न तो साध्य साधनों की और न ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं। साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए। तो मित्रों कौटिल्य एवं मैकियावेली आदि के विचारों का खंडन करते हुए गांधी जी की मान्यता है कि साधन एवं साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी अनैतिक होने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं हो पाई। लेकिन वहीं पर साथियों मैकियावेली का विचार था कि साध्य जो हैं उन्नत होने चाहिए, साधनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधन और साध्य दोनों न्यायसंगत होने चाहिए।
नेक्स्ट, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था 1848 में, 1856 में, 1810 में, 1860 में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन कब हुआ था। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएंगे। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतना समय देने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू।